हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से लाइव चैट में जल्दी जल्दी बता दो मेरा ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है या नहीं, ये भी बता दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाओ। हम भैया सेशन को शेयर कर देते हैं दबा करके एकदम, है ना के जी? शेयर किया जाए ना, तो ये हमने कर दिया शेयर। और आप लोग भी जल्दी से जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, है ना। आप लोग भी बच्चा फटाफट से सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये हमने शेयर भी कर दिया, ठीक है। चलिए, सभी लोग तैयार हैं? आज हम लोग 4 चैप्टर के कोशिश करेंगे माइंड मैप को कंप्लीट करने का। आज का क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो भैया एकदम आसान क्विक रिवीजन हम लोग माइंड मैप से करने वाले हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन माइंड मैप से होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। और एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दो कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रउआ लोग कैसन पानी, केम छो, मजा मा? ये भी आप एक बार हमको लाइव चैट में बता दीजिए, है ना। ये भी आप लोग लाइव चैट में बता दीजिए बच्चा। जो लोग भी स्टार्टिंग में जुड़ेंगे उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज एंड तक बने रहो, ये सेशन आपके लिए है। ठीक है, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, है ना, तो प्लीज एंड तक बने रहोगे तो आपकी दीदी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, है ना, आपकी बहन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। हंसते मुस्कुराते वो आपको नई नई चीजें पढ़ा पाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए आइए भैया स्टार्ट किया जाए, है ना। सबसे पहले देखो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त आज अपन लोग पूरी कोशिश करेंगे 4 चैप्टर तो भैया कैसे खत्म कर देना है। कौन कौन सा चैप्टर? वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, विविधता, है ना, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। इसे दूसरा हमारा है वंशागति का आणविक आधार। दूसरा है मेरे दोस्त वंशागति का आणविक आधार। तीसरा चैप्टर हमारा होगा विकास। चौथा चैप्टर होगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये आपको याद रखना है ना बच्चा, ये आपको याद रखना है। इतने चैप्टर हम आज एक छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एंड तक बने रहोगे तो इन चैप्टर्स में से कौन, देखो माइंड मैप रिवीजन से फायदा क्या होता है, तो इससे फायदा ये रहेगा ना बच्चा, है ना, इससे फायदा ये रहेगा कि आपको पता चल जाएगा इन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इन चैप्टर्स के माइंड मैप से बच्चा ये फायदा होगा। और हम आपको पिछले 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर, 8 चैप्टर का माइंड मैप एक साथ दे देंगे। ठीक है, आइए चलो चलो आगे बढ़ा जाए। आ चुका आपके सामने चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का माइंड मैप आ चुका। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ शब्दावली को याद रखना है जिनको भूलना नहीं है। कैसा? पहला क्या है? आनुवांशिक लक्षण। पहला आपके सामने आ चुका, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण, ध्यान से सुनना, आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है, आवाज आ रहा है कि नहीं? ए भैया तुम लोग बीच में टोका टोकी काहे कर देते हो जी? जैसे ही फ्लो पकड़ते हैं एक साथ दे देंगे। ठीक है, आइए, सही तो आ रहा है आवाज। अब चाहते क्या हो? है ऐसे अच्छा आवाज नहीं निकाल सकती निधि मैम, एक तो हमको बुखार है, हमको ठंडा लग रहा है, बता नहीं रहे तुम लोगों को। ठीक है, तब वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। आइए चुपचाप से। ठीक है, तो पहला हमारे पास है आनुवांशिक शब्दावली में आनुवांशिक लक्षण।
आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, एगो चीज अपने दिमाग में घुसा लीजिए, क्या आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या है? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाता है, हम उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। दूसरा हमारे पास आ चुका वंशागति। ठीक है, दूसरा क्या है? वंशागति। वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। तीसरा हमारा शब्दावली है आनुवांशिकी। इसका मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा हमारे पास जीन रूप। जीन रूप का मतलब होता है किसी भी जीव के शरीर का जीनी संरचना। ठीक है, दृश्य प्रारूप का मतलब क्या होता है? बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षण। अब होगा कि मैडम कुछ नहीं समझ आया, आप बोलना क्या चाहती हैं? हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो ये मेरे दोस्त, आपको बस कुछ शब्दावली याद रखना है। कापी निकालिए, ठीक है, कापी निकालिए, हमारे साथ लिखिए। पहला है आनुवांशिक लक्षण। पहला आपको याद रखना इसका डेफिनेशन, आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक लक्षण का मतलब है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं जनक से संतान में जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिक लक्षण क्या है, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आनुवांशिक लक्षण का? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, जनक से संतान में जाते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण जो जनक से, ऐसे लक्षण जो जनक से संतान में जाते हैं, संतान में जाते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण जो जनक से संतान में जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये आपको क्लियर है? कौनो दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा हमारे पास है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, देखो आनुवांशिकता को ही वंशागति आपके परीक्षा में या तो आनुवांशिकता दे देगा या तो वंशागति दे देगा। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। अगर आनुवांशिकता बोले या वंशागति बोले, कुछ भी बोले, आपको याद रखना है इसका मतलब होता है लक्षण। ऐसे लक्षण, देखो आनुवांशिक लक्षण का मतलब है ऐसे लक्षण जो संतान जो जनक से संतान में जाते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। ठीक है, याद रखना आनुवांशिकता या वंशागति, इसका मतलब क्या होता है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, दूसरे पीढ़ी में जाना, इसे क्या कहते हैं? इसे आनुवांशिकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आनुवांशिकता कहते हैं। तीसरा आ जाइए, तीसरा बच्चा आपके सामने है आनुवांशिकी। तीसरा बच्चा आनुवांशिकी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो, हम बायो में किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवों के बारे में। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में आप जंतुओं के बारे में पढ़ोगे, बॉटनी में आप पौधों के बारे में पढ़ोगे। उसी तरह से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चा? आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लक्षणों को, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या देखने को मिलेगा? आनुवांशिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहलाएगा? आनुवांशिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? याद रखना, आनुवांशिकी कहलाएगा। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण समझ में आया? नहीं आया? जल्दी बताइए।
हमारे रसगुल्ला लोग फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक आपको हमारा बात समझ में आया या नहीं आया है? और तनी से शेयर करो जी। तुम लोगों को पता है कि निधि मैम रोज आ जाती है टाइम से, तब भी तुम लोग हमारा दिल तोड़ देते हो। आए कोई आता है हफ्ता में एक दिन, तुम लोग धड़धड़ा के भाग जाते हो, और जो लगातार हफ्ता में 7 दिन आते उसका कौनो कदर नहीं है ना। यही तरह याद रखना, इसी तरह तुम लोग माई बाबू का कदर नहीं करते हो। और जो भैया साल भर का रिश्ता होता है, 6 महीना 2 महीने का रिश्ता होता है, आप लोगों को उसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, याद रखिए जिंदगी में माँ बाप और हमारी जैसी बहन किस्मत वालों को मिलता है। ठीक है, तुम लोगों को मिले, कदर कर लो। जिस दिन चले जाएंगे ना, उस दिन पछताओगे कि एगो हमारी बहन थी जो हमारे लिए मेहनत करती, तो हमको उसका कौनो वैल्यू नहीं था, कौनो कदर नहीं था, है ना। देख लेना, एक दिन रोगे हमारे लिए, तड़पोगे तुम लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शब्दावली में याद रखना, आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जो जनक से संतान में जाएंगे। आनुवांशिकता का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। तीसरा बच्चा क्या है? आनुवांशिकी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हो गया। अब 2 चीज और याद रखना, एक है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप। ठीक है, एक बच्चा याद रखना जीनोटाइप। जीनोटाइप को हिंदी में कहते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। ठीक है, और एक होता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, अब दोनों को समझो। जीन प्रारूप का मतलब है किसी जीव का जीनी संरचना, वो अंदर से उसमें कौन कौन से जीन मौजूद है। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है। याद रखना, जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। और लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है? तो किसी जीव को बाहर से देखने पर जो लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम हमको बाहर से देखोगे तो तुमको लगते है ना कि अरे निधि मैम गोर है, नहीं करिया है जी, है ना। छोड़ो, का चाहिए गोर करिया, छोड़ो, गोर हो करिया हो, लेकिन बाहर से देखने पे तुमको दिखाई देता है कि नहीं, है ना। दिखाई तो दे रहे हैं ना। तो भैया बाहर से देखने पे किसी को वो गोर है कि करिया है, वो लंबा है कि छोटा है, वो मोटा है कि पतला है, जो बाहर से देखने पर आपको दिखाई दे रहा है उसी को फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब अंदर से हम भैया कैसे हैं? अंदर से हम दिल के बहुत साफ है कि दिल के एकदम करिया है। जब अंदर से देखोगे तो जीनी संरचना, जब बाहर से देखोगे तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? बाह्य संरचना। ठीक है, सॉरी, बाहर से देखने पर बाह्य संरचना या फिर लक्षण प्रारूप। ठीक है, किसी जीव का बाह्य संरचना, किसी जीव का बाह्य संरचना, किसी जीव का बाह्य संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। ठीक है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। ये बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं, है ना? जल्दी बताइए। ठीक है, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप का मतलब होता है किसी जीव का जीनी संरचना, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप का मतलब होता है किसी जीव का बाह्य संरचना। ये दोनों हो चुका। अब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बोलो ना मैम आप तो क्यूट है। हे भगवान, क्या करें हम, क्या करें? हमको इतना बुखार है, लेकिन जैसे तारीफ सुनते हैं पता नहीं बुखारवा ठीक हो जाता है। ऐसा ही तारीफ किया जाए, हमारा तारीफ आज किया जाए। चलिए आइए आगे की तरफ। ठीक है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, आपका इंतजार कर रहा है आगे का टॉपिक, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देखिए, आओ देखा जाए आगे क्या है। ठीक है, तो बुनियादी शब्दावली ये 5 थे, 5 हमने पढ़ा दिया। अब आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, इनके बारे में आपको तैयार रखना है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको तैयार रखना है क्या क्या चीजें। तो पहली चीज, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? आनुवांशिकी के जनक है। इनका जन्म और मृत्यु, इनका जन्म 1822 में हुआ, मृत्यु 1884 में हुआ। ठीक है, इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया? वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। कब से कब तक प्रयोग किया था? 1856 से 1863, लगभग 7 सालों तक। ठीक है, कितने लक्षणों पर? 7। याद रखिएगा, इन्होंने कितने विपरीत लक्षणों पर अपना अध्ययन किया था? तो मटर के 7 जोड़ी। ठीक है, भैया नेटवर्क इशू बड़ा तगड़ा हो रहा है, बीच बीच में हमको रोक दे रहा है, कहीं कहीं एकदम हिला दे रहा है, ऐसे टिक जा रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही, ऑडियो वीडियो बच्चा सब क्लियर है ना?
ठीक है, कहीं पर नेटवर्क इशू होगा तो भागना नहीं है, नेटवर्क इशू होने के बाद भी बने रहना है। ठीक है, आइए चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमने क्या क्या चीज बताया है जरा आओ देख लिया जाए, है ना। आपको जो पता होना चाहिए, ई भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ई भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, पहला चीज इनको क्या कहा जाता है, इनको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। पहला चीज याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको आनुवांशिकी का जनक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक, इन्होंने नियम दिया था आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का नियम दिया था, आनुवांशिकता का नियम दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा चीज भैया, इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ, 1822। ठीक है, जन्म याद रखना, जन्म कब हुआ था 1822 में, मृत्यु कब हुआ 1844, है ना। 1844 बोलते हैं क्या, 84 क्या बोलते हैं जिसको, 81, 82, 83, 84, सही बोल रहे जी। ठीक है, 1884, 84 बोलते हैं ना, हमको देखो हिंदी थोड़ा सा ना गिनतियां में हमको नहीं आता है। 1884, 84 बोलते हैं, 84। ठीक है, तो जन्म 1822 में, मृत्यु 1884 में। आइए आगे की तरफ, आगे क्या है, इनकी प्रयोग की अवधि, इन्होंने कब से कब तक अपना प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, प्रयोग किया किस पर प्रयोग किया था, मटर पर। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, मटर पर। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हर बच्चे को पता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम, है ना, पाइसम सटाइवम, ये क्या था, इनका मटर था जिस पर इन्होंने प्रयोग किया। कब से कब तक किया, 1856 से 1863, है ना, लगभग 7 साल, कितने साल, 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग तो कर लिया, 1856 से 1863, इन्होंने अपना नियम कब दिया 1865 में इन्होंने क्या किया था, अपना नियम दिया। ठीक है, 1865 में इन्होंने अपना नियम दिया, कब दिया, 1865 में। अगला, इन्होंने मटर में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7। ठीक है, मटर के पौधों में कितने लक्षण, 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, 7 विपरीत। ये हमारा रसगुल्ला लोग, ये बताओ खाली बोर्डवा पे ताकने से या हमको देखने से आप परीक्षा में 90 ला दोगे, नहीं ना ला पाओगे जी। तो जब तुमको पता है कि न बोर्ड में ताकने से ना हमको ताकने से आपको 90 मिलेगा, तो काहे लिए तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। कॉपी निकाल कर लिखते चलो, ये सब लिख लो एक जगह पर। एग्जाम के टाइम पर बच्चा न ऐसे एक नंबर का MCQ आएगा कि बताओ मेंडल का जन्म कब हुआ, मेंडल का मृत्यु कब हुआ, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंडल ने कितने सालों तक प्रयोग किया, कब से कब तक प्रयोग किया, मेंडल ने अपना नियम कब दिया, मेंडल ने मटर में कितने लक्षणों का अध्ययन किया। ऐसे सवाल बनेगा। ठीक है, आज का एक एक पॉइंट बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं एक जगह नोट करते चलिए, है ना, एक जगह लिखते चलिए। ठीक है, 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन, विपरीत लक्षणों का अध्ययन, ये आपको याद रखना है, 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन, ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना इनका नियम, भले इन्होंने 1865 में अपना नियम दिया, लेकिन इनके नियम पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जब अपना नियम दिया ना, तो इनके नियम पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई भैया देखबे नहीं किया, सब कहा पता नहीं कहा लिखे हैं, छोड़ो, इन्होंने कोनो ने पढ़बे नहीं किया इनका नियम। फिर भैया हमारे आए एगो वैज्ञानिक, है ना, 1900 में, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, मेंडल के नियम का पुनर्खोज। क्वेश्चन आएगा, मेंडल के नियम का दोबारा कब खोजा गया, मेंडल के नियम का पुनर्खोज कब हुआ था, 1900 में। ठीक है, किसने किया था, 3 वैज्ञानिकों ने। किसने किया था, 3 वैज्ञानिकों ने, कौन कौन, पहले है कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और वॉन सेरमार्क,
ये आपको याद रखना है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, मेंडल के नियम को दोबारा से खोजा था। ठीक है, मेंडल के नियम को दोबारा से खोजने वाले कौन थे, तो याद रखना 3 वैज्ञानिक, कार्ल कॉरेंस, और कौन था बच्चा, ह्यूगो डी ब्रिज, और कौन था, वॉन सेरमार्क। तो एक पेज में हमने पूरा इनसे एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है, ये आप लोग कर लेना है ना, ये बच्चा आप लोग कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं है? आइए आगे की तरफ आ जाओ भैया। ठीक है, तो हमने बुनियादी शब्दावली करा दिया। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब बात करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम का। तो मेरे दोस्त याद रखना, मेंडल ने क्या दिया था, आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, आनुवांशिकता और वंशागति दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं। अगर परीक्षा में दे दिया कि मेंडल के वंशागति का नियम दीजिए, ये नहीं कह रहे भैया निधि मैडम तो पढ़ाई नहीं की है, अधूरा पढ़ा दी, अधूरा पढ़ चिल्लाना स्टार्ट कर दे, नालायक कहीं के। याद रखो, वंशागति और आनुवांशिकता दोनों सेम चीज है। ठीक है, मेंडल ने वंशागति अथवा आनुवांशिकता का नियम दिया, एवं आनुवांशिकता का कितना, 3 नियम दिया। कितना नियम दिया, 3 नियम दिया। इनके 3 नियम कौन कौन से थे, इनके द्वारा दिए गए 3 नियम कौन कौन से थे, तो पहला है प्रभाविता का नियम। पहला नियम कहलाता है कौन सा, प्रभाविता का नियम। ठीक, दूसरा कहलाता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, दूसरा कहलाता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम याद रखना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब देखो तीनों को समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तीनों को देखो, मेंडल का जितना भी तीनों नियम है, मेंडल ने अपने नियम में अलग अलग पौधे के बीच क्रॉस कराया। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपने नियम में अलग अलग पौधों के बीच, अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया था। क्या कराया था, क्रॉस कराया था। क्रॉस का मतलब होता है संकरण, और संकरण 2 प्रकार के। मेंडल ने याद रखना इन नियम को देने के लिए क्या किया था, संकरण कराया था। संकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक संकर संकरण, और दूसरा होता है द्विसंकर संकरण। अब दोनों को समझो। एक संकर संकरण का मतलब होता है, क्या होता है कि जब 2 जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए। जब 2 जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। और वहीं पर जब 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, 2 जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो एक संकर संकरण में क्या करते हैं, एक लक्षण। ठीक है, एक संकर संकरण में क्या होता है बच्चा, याद रखना। अरे क्या हो रहा है, जीप पेन हम ले रहे हैं, दूसरा हो जा रहा है। एक लक्षण को ध्यान में रखकर, एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराएंगे, क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण। और जब हम 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण। क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण। ये आपको याद रखना है। बस भैया, बस इतना चीज तुमको याद रहेगा कि नहीं, बोलिए क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, जी मैम। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के 3 नियम थे, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक चीज समझ लो, ठीक है, तीनों नियम के बारे में। प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। पृथक्करण का नियम भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर। एक संकर संकरण पर
लेकिन जो हमारा तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, याद रखना ये आपका दो लक्षणों पर, ठीक है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। तो भैया तीन नियम थे, तीन में से हमारा पहला प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, लेकिन जो मेंडल का तीसरा नियम था जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ये आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। अब एक बार फटाफट से तीनों नियम को समझते हैं, ठीक है। प्रभाविता का नियम कहता है, क्या कहता है कि जब हम किसी, ठीक है, जब हम दो अलग अलग लक्षण वाले, ध्यान से सुनो, जब हम दो अलग अलग लक्षण वाले दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, जब हम दो अलग अलग लक्षण वाले दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, ठीक है, और दोनों जनकों में से संतान में केवल एक जनक का लक्षण दिखाई देता है, तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी जनक कहा जाता है, जिसका नहीं दिखाई देगा उसे हम अप्रभावी जनक कहेंगे। कुछ पल्ले पड़ा? बोलो कौन है ये? अंकुल यादव जी। ओ यादव जी, ठीक है। भाभी जी लिख रहे हो, के को लिख रहे हो? पहले तो ई कंफ्यूज है सब लोग, है ना, सारी लड़की समाज लोग कंफ्यूज है, तुम भाभी बोल किसको रहे हो? पहला चीज। दूसरा चीज बेटा, है ना, यहाँ पे कौनो भाभी नहीं है। अगर आप भाभी से मिलने आए हैं तुरंत निकल जाइए, आपकी भाभी पागल खाने में शौक खा रही है ना, तो कृपया करके आप भी जाइए, देवर होने का फर्ज निभाइए, खुद भी शौक खाइए, ठीक। तो अंकुश अगर अब लिखे बेटा तुम भाभी है ना, तो हमको 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा आपको ब्लॉक करने में। आइए ब्लॉक करते हैं इनको, इनके भाभी जी तक पहुंचाते हैं जो पागल खाने में अभी एडमिट है, और ये भी जा रहे हैं वहां पे एडमिट होने। तो कहाँ गए भाभी जी वाले? मैम ब्लॉक कीजिए उसको। अच्छा ठीक है, चलो बेटा अब लिखो तुम, अब एक बार और लिख दो तुम, ठीक है। दोबारा दिखोगे नहीं हमारे क्लास में, नालायक कहीं के। पढ़ा रहे हैं तो भाभी जी नमस्ते कर रहा है, गधा। आइए जी आगे बढ़ते हैं, ऐसे नालायकों को पीछे छोड़ते हैं और हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम समझ में आया कि नहीं? ठीक है, प्रभाविता का नियम, पहला चीज याद रखना है, ये किस पर आधारित होता है? एक संकर संकरण पर। पहली चीज एक संकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। इसमें दो जनकों के मध्य हम क्रॉस कराएंगे, दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर, ठीक है, एक लक्षण, दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, ये आपको याद रखना है। दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। दो लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए तीसरा चीज, ठीक है, तीसरा चीज याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे दोस्त? है ना, एक संकर दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। तीसरा चीज बच्चा आपको याद रखना है, इसमें प्रथम पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण दिखाई देगा। तो देखो मम्मी और पापा है ना, तो मम्मी पापा में से किसी एक का लक्षण आपके अंदर आएगा, किसी एक का। अगर मम्मी का आया तो मम्मी प्रभावी जनक, और पापा का आया तो पापा आपके प्रभावी जनक, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां लिखेंगे प्रथम पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण, F1 पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण, F1 पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देता है, एक जनक का लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। जिस जनक का लक्षण दिखाई देगा हम उसे क्या कहते हैं? प्रभावी जनक, है ना। एक संकर समझ में आ गया, दो जनकों के मध्य एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है यहां लिखेंगे, ठीक है। जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है
दिखाई देता है उसे प्रभावी जनक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रभावी जनक कहा जाता है, और जिस जनक का नहीं दिखाई देगा लक्षण, और एक चीज और याद रखना, जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा हम उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी जनक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही लिख देना, जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा, जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा हम उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी जनक। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, जिस जनक का लक्षण संतान में नहीं दिखाई देता, संतान में नहीं दिखाई देता, संतान मतलब F1 पीढ़ी के संतान में, ये बहुत जरूरी है, ये जरूर लिखना, F1 पीढ़ी के संतान में नहीं दिखाई देता, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी जनक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। बोलो क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जल्दी बताइए, क्या यहां तक आपको हमारा बात समझ में आ गया? ठीक है, प्रभाविता के नियम में इतनी चीजें आपको याद रखना है। प्रभाविता का नियम सिर्फ इतना कहता है कि पहली पीढ़ी के संतान में केवल एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, ठीक है, दूसरे जनक का लक्षण दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जिस भी जनक का लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है हम उसी को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण या प्रभावी जनक कहते हैं, और जिसका नहीं दिखाई देगा उस जनक को अप्रभावी जनक कहते हैं, उसे अप्रभावी जनक कहते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट प्रभाविता का नियम तो हो चुका, दूसरा का नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहता है सिर्फ इतना कि प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा। याद रखना, मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम था, जो कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, लेकिन दूसरा हमारा नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आएगा कि पृथक्करण के नियम को हम और क्या कहते हैं, तो इसे युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं, है ना, युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है कि प्रथम पीढ़ी में भले ही सिर्फ एक जनक का लक्षण दिखाई देगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा। दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण, दूसरी पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में, सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होगा, है ना। इसे ही कहते हैं क्या? जरा बताओ। इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम, है ना। पृथक्करण का नियम बच्चा किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। पृथक्करण का नियम एक संकरण पर आधारित है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन आएगा वो कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा वो कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं, तो पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस नियम का कोई अपवाद नहीं होता। इस नियम का कोई अपवाद नहीं होता, है ना। ये पहला नियम है जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अब इसमें अनुपात की बात करते हैं, तो हम लोग को दो अनुपात निकालते हैं, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। ठीक है, दोनों अनुपात याद कर लो, रट्टा मार लो बेटा, है ना। जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1, फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1। जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप
और फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप, है ना। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। बताओ सबको क्लियर है? बोलो 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 बोलो। क्या आपको, मैम हम तंग हो गए आपको मैसेज करते करते, प्लीज कम बैक किट कैसे मिलेगा? ए छोटू कुमार, कम बैक किट का क्लास हम कैसे बताएंगे जी? हम थोड़े नहीं चैनल पे कम बैक किट दे रहे हैं, ठीक है। बिहार एप्लीकेशन PW का ऐप डाउनलोड करो, है ना, उसमें भैया कम बैक किट का डाउनलोड करने के लिए बैच है, वो बैच खरीद लो, है ना, वही में तुम्हारे घर तक कम बैक किट आ जाएगा। वरना पटना में मिल लीजिएगा, पटना में सभी लोग आइएगा ज्ञान भवन, है ना। अब गलत नहीं ना बता रहे, बस चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जरा, है ना, कहाँ पे हो रहा है पटना में मीटअप, जरा बता दें आपको, ठीक है। पटना में आप लोग जो लोग भी मीटअप के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, सभी लोग ज्ञान भवन पटना 10 जनवरी, ठीक है, सब लोग सुबह आ जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सभी बच्चा पार्टी याद रखेगा, जिसको जिसको हमसे मिलना है, ठीक है, जो सच में कहता है कि आप मेरी बहन है, हमको देखो वो दिन चाहिए, वो दिन भैया हम चाहते हैं ना कि जितना भी बच्चा आए सबसे ज्यादा निधि मैम के रसगुल्ला हो, ठीक है। जब हम आए ना बच्चा, तो आप लोग ना सबका बोलती बंद करवा दो, सबको सबको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया निधि मैम के जो बच्चे हैं ना ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा, मेरा हर रसगुल्ला पटना में आ जाएगा 10 जनवरी को ज्ञान भवन, 10 जनवरी ज्ञान भवन। आप सभी लोग जो पटना के आसपास रहने वाले हैं वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। अपना प्रैक्टिकल सैक्टिकल होगा, देकर आना आराम से, दोपहरिया के 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ठीक है, जब वो टाइम मिलेगा आ जाइएगा, ठीक है। सारे लड़का लड़की हम चाहते हैं ना वो दिन, बस हमको मेरे बच्चे चाहिए, ठीक है। पूरा भीड़ होना चाहिए निधि मैम के रसगुल्ले का, पूरा भीड़ होना चाहिए, किसका? निधि मैम के रसगुल्ले का, ठीक है। लोगों को लगना चाहिए कि भैया निधि मैम तो एकदम भौकाल मचाई हैं, उनके बच्चे तो भौकाली बच्चे हैं एकदम, है ना। निधि मैम के रसगुल्ले सबसे ज्यादा हैं, ये बात का एहसास होना चाहिए। चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, आगे की तरफ बच्चा बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम हो गया। अब बात करते हैं तीसरे नियम, मेंडल का तीसरा नियम क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके बारे में कुछ चीजें बता दे। पहला चीज याद रखना, ये आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण। इसमें 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं 2 जनकों के मध्य, ठीक है। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है ना। ये किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। दूसरा चीज है ना, इसके बाद क्या याद रखना है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में पहला चीज ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर, है ना, 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा चीज क्या याद रखना है? तीसरा चीज बच्चा इसका जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात, ठीक है। जीनोटाइप जल्दी देता नहीं, फिर भी याद रख लो, 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1, है ना। अगर इसकी बात करें फिनोटाइप का, तो फिनोटाइप अनुपात होता है 9 3 3 1, 9 3 3 1, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है, इतना चीज बच्चा आपको याद रखना है। तो हमने मेंडल के तीनों नियम का क्विक रिवीजन करा दिया, ठीक है। मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम कहता है, जो कहता है कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी जनक का लक्षण आएगा। दूसरा हमारा नियम है पृथक्करण का नियम। ये नियम कहता है कि युग्मक निर्माण के समय जीन अलग अलग हो जाते हैं और द्वितीय पीढ़ी में सभी जनकों का लक्षण एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होता है, ठीक है। एक संकर संकरण का दृश्य अनुपात फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसका फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 9 3 3 1 होता है, 9 3 3 1 होता है। अब आ जाइए कुछ अपवाद की बात करते हैं। 2 अपवाद, मेंडल के नियम के 2 अपवाद आपको याद रखना है, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सहप्रभाविता, ठीक है। 2 भैया नियम आपको याद रखना है, ठीक है। अपवाद
मेंडल के नियम के अपवाद, ठीक है, अपवाद, ठीक है। तो इसमें याद रखना मेंडल के नियम के दो अपवाद है। पहला है हमारा अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा होता है सह प्रभाविता। दूसरा क्या है? सह प्रभाविता। अब दोनों समझो, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग जनकों के मध्य, ठीक है, जब दो अलग अलग जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाए और प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों में से किसी भी जनक का लक्षण न दिखाई दे, ठीक है, दोनों में से किसी भी जनक का लक्षण न दिखाई दे, तो इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है कि भैया F1 पीढ़ी में किसी भी जनक का लक्षण, F1 पीढ़ी में किसी भी जनक का लक्षण, ठीक है, F1 पीढ़ी में किसी भी जनक का लक्षण न दिखाई देना, बल्कि तीसरा कोई नया लक्षण का दिखाई देना, बल्कि तीसरा कोई मध्यवर्ती लक्षण का दिखाई देना, कोई मध्यवर्ती मतलब दोनों के बीच का कोई मध्यवर्ती लक्षण का दिखाई देना, इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल याद रखना स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो याद रखना स्नैपड्रैगन या फिर मिराबिलिस जलापा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मिराबिलिस जलापा या फिर आपका क्या होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा? स्नैपड्रैगन। अब बात करते हैं सप्रभाविता। सप्रभाविता का मतलब होता है कि जब प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनक का लक्षण दिखाई दे। देखिए सप्रभाविता क्या है? तो भैया F1 पीढ़ी के संतान में F1 पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का, F1 पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण, ठीक है, F1 पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण संतान में दिखाई देना, संतान में दिखाई देना, इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा सहप्रभाविता कहते हैं। सहप्रभाविता का दो एग्जाम्पल, सहप्रभाविता का कितना? दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पहला याद रखना है चितकबरा जंतु और दूसरा रक्त समूह एबीओ, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। दोनों समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सप्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई दे, ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी के संतान में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई देता है तो इसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। और जब दोनों में से किसी भी जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा, जब दोनों में से किसी भी जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा तो इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। सहप्रभाविता का एग्जाम्पल चितकबरा जंतु या रक्त समूह एबी होगा। और बच्चा याद रखना अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या होगा? तो आपका स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस जलापा, इस तरह से आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भैया, है ना, हमने भैया ये पढ़ा दिया, याद रखना है। अपूर्ण प्रभाविता में प्रथम पीढ़ी में कोई मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देगा। एग्जाम्पल में मिराबिलिस जलापा, इसमें एक लाल फूल होता है, एक सफेद फूल होता है, दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया तो हमको गुलाबी फूल प्राप्त हुआ। न लाल मिला न सफेद, बल्कि मिल गया गुलाबी। ये किसका एग्जाम्पल है? अपूर्ण प्रभाविता का। और सप्रभाविता का मतलब जब प्रथम पीढ़ी में दोनों जनकों का लक्षण दिखाई दे, इसका एग्जाम्पल होगा मवेशियों में चितकबरा रंग। ठीक है, हमने एक काला गाय लिया, सफेद गाय लिया, दोनों के बीच क्रॉस कराया, जो हमको संतान मिला उसके चमड़े पर काला रंग भी था, सफेद रंग भी था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों का अनुपात 1:2:1 होगा। ये चीज आपको याद रखना है, दोनों का अनुपात। ठीक है, सहप्रभाविता
या अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, दोनों का अगर पूछेगा अनुपात तो याद रखना 1:2:1 दोनों, ठीक है। जीन प्रारूप अनुपात भी 1:2:1 होगा और लक्षण प्रारूप भी दोनों सेम होगा 1:2:1, ठीक है। माइंड मैप में क्विक रिवीजन होगा, डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर का 1 शॉट दिए जाकर पढ़ लीजिएगा। अब आइए मनुष्य के शरीर में ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन निर्धारित करता है? एबीओ के द्वारा, याद रखना, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। एबीओ रक्त वर्ग प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। वंशागति की व्याख्या बर्नस्टीन ने किया था। हमारे शरीर में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। और हमारे ब्लड ग्रुप को कितने जीन वो निर्धारित करते हैं? 6। कितने? 6। आओ बताते हैं कैसे, ठीक है। याद रखना हमारे शरीर में कौन सा? एबीओ रक्त प्रणाली खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। हमारे शरीर में कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? 4, ए बी और ओ। कैसे बनता है किसी का ब्लड ग्रुप वो देखते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बच्चा बनाने के लिए 6 जीन जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन सा? IA, IB, IO। ऐसे लिख करके दिखा देते हैं, तुमको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। देखो, ए बनाने के लिए ए कब बनता है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। देखते हैं ये सब कैसे बनते हैं। देखो, ए कब बनेगा? जब माँ के शरीर से ए जीन या पिता और पिता के शरीर से ए जीन आएगा, ठीक है। जब माँ और पिता दोनों के शरीर से ए जीन आएगा तो हमारा ए ब्लड ग्रुप बनेगा। एक और तरीका है ए बनाने का, जब माता पिता में से किसी से ए और किसी से ओ आया हो तो आपका क्या बनता है? ए ब्लड ग्रुप। वैसे ही बी के लिए, बी बनाने के लिए दोनों माता पिता से बी जीन चाहिए या एक माता पिता से बी और एक से IO, ठीक है। ए बी के लिए हमको माता या पिता से ए चाहिए और माता पिता से बी चाहिए, ठीक है। ओ के लिए हमको IO और IO जीन चाहिए। तो भैया कितने हो गए? देखो कितने हमारे जीन जिम्मेदार हैं। तो देखो, ये 1 हो गया पूरा, ये 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। टोटल 6 जीन जिम्मेदार होते हैं ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। 6 जीन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो एक चीज बता दे, जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है। AB क्या करता है? सबसे ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। AB को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब जो सबसे ब्लड ले ले। और याद रखना O को सर्वदाता कहते हैं, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, ये सर्वदाता कहलाता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। AB में याद रखना, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी क्या होता है? रोगों से लड़ना, ठीक है। एंटीबॉडी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप AB है ना, उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है बच्चा? तो रीजन है कि AB वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और O वाले में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। बोलो सबको समझ में आया? वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? O के पास क्या नहीं होता है? एंटीजन। O के पास क्या नहीं होता है? एंटीजन, ठीक है। वहीं पर वो कौन है जो सबसे ब्लड ले सकता है ना, जो सबको सबसे ब्लड ले सकता है, उसका नाम क्या है? AB। AB के पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी, ठीक है। क्या नहीं है? एंटीबॉडी। याद रखना है ना, इतना चीज आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? ठीक है। यहां तक लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर क्लासेस पसंद आ रहा है बच्चा, तो एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दो, है ना। फटाफट से लाइक करिए, तब हम आगे की तरफ बढ़े,
है ना। जल्दी जल्दी जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया जाए, है ना, लाइक कर दिया जाए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। चलो चलो लाइक किया जाए, लाइक किया जाए, है ना। सभी लोग लाइक कर दिए, कर दिए जी, ठीक है। एंटीजन क्या होता है बच्चा? एंटीबॉडी का मतलब होता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, और एंटीजन का मतलब होता है बाहर से आने वाले रोगाणु, ठीक है। बाहर से आने वाले ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उनको एंटीजन कहा जाता है, उनको एंटीजन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। आइए आगे की तरफ, ये हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इसके बाद लिंग का निर्धारण, होने वाला बच्चा लड़का होगा लड़की, ये कैसे निर्धारित होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मनुष्यों में पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY, महिला का होता है XX, ठीक है। देखो जो विषम युग्मकी होगा, बच्चा मेरे पास ध्यान से सुनो, एक बात समझो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो इस प्लेट में एक दो प्लेट है, ये दो गो प्लेट है, एक प्लेट में खाली बर्फी ही बर्फी है, एक प्लेट में खाली बर्फी ही बर्फी है, बर्फी ही बर्फी है, दूसर का प्लेट में लड्डू है ना, उसके बाद बर्फी है, उसके बाद गुलाब जामुन है, उसके बाद छेना है, लंबका मिठाई है, ऐसा दो तरह का मिठाई है। अगर हम तुम्हारे सामने ये वाला प्लेट दिए कि लो खा लो मिठाई, तो तुम चाहे ई उठाओ, ई उठाओ, ई उठाओ, ई उठाओ, तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? बर्फी ना आएगा जी, तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? बर्फी ना आएगा। लेकिन ई वाला प्लेट तुमको दिए तो तुम क्या कर सकते हो? तुम रसगुल्ला उठा सकते हो, तुम लंबका मिठाई उठा सकते हो, तुम गुलाब जामुन उठा सकते हो, तुम लड्डू उठा सकते हो, तुम बर्फी उठा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो भैया जिसमें ऑप्शन ज्यादा होगा वो डिसाइड न करेगा, है ना। अगर दोनों में से ई तो भैया पूरा का पूरा बर्फी है, कौनो उठाओगे बर्फी मिलेगा, लेकिन एम में कुछ भी उठ सकता है, इसमें भैया तुम कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। और कलुआ, अगर कलुआ के हाथ लग गया तो वो कुल उठा लेगा, है ना, कलुआ तो कुल ही लेके भाग जाएगा। चलिए कौनो बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चा आपको याद रखना है कि मनुष्य में जो विषम जात होगा, विषम जात का मतलब जिसमें लिंग गुणसूत्र अलग अलग होगा, वही निर्धारित करेगा कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ठीक है। याद रखिएगा, मनुष्यों में नर का लिंग गुणसूत्र होता है XY, पिता मादा का होता है XX। XY क्या है? विषम जात, ठीक है। XY का मतलब इसमें दो तरह के शुक्राणु बनेंगे, X वाले और Y वाले, ठीक है। विषम जात का मतलब क्या? इसमें X गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनेगा, और कौन सा बन सकता है? Y गुणसूत्र वाला, और Y गुणसूत्र वाला, अरे लेकिन मादा कैसी है? समजात है। समजात का मतलब इसका दोनों लिंग गुणसूत्र समान है, इसमें दोनों भैया कौनो बनेगा? आपका X वाला ही बनेगा, X वाला ही अंडा बनेगा, ठीक है। तो एक तरफ कर देते हैं नर, एक तरफ मादा। नर का लिंग गुणसूत्र XY, मादा का लिंग गुणसूत्र XX। नर में दो तरह का शुक्राणु बनेगा, X वाला और Y वाला। मादा में भी दो तरह का बनेगा, X वाला और X वाला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर नर का X मादा के X से मिला तो डबल X, अगर मादा का X नर के X से मिला तो भैया डबल X। अब Y की बात करते हैं, Y वाला मिला तो XY, XY, ये वाला Y मिला तो XY। यानी याद रखना, जब नर और मादा के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो भैया 4 बच्चे बनेंगे, जिसमें 2 बच्चे हमारे क्या हो सकते हैं? लड़की, यानी 50% चांसेस है लड़की होने का और 50% चांसेस है लड़का होने का, है ना। ये आपको याद रखना है। नर में लिंग का निर्धारण कौन सा प्राय होता है? XX XY, ठीक है। नर में लिंग का निर्धारण, नर में लिंग निर्धारण कौन करेगा? तो पिता का लिंग गुणसूत्र, पिता का लिंग गुणसूत्र, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि यह विषम जात है, क्योंकि यह विषम जात है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो भैया याद रखना है, मनुष्यों में
पुरुष का XY लिंग गुणसूत्र होता है वो विषम युग्मक ही होता है, जबकि स्त्री कैसी होती है, समयुग्मक की। ठीक है, पुरुष में दो तरह का युग्मक बनता है, X वाला और Y वाला, जबकि मादा में बनने वाले सभी अंडे कैसे होंगे, X प्रकार के। किस प्रकार के, X प्रकार के। ठीक है, याद रखना, लिंग मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, पिता के शुक्राणु पर। अगर पिता का X शुक्राणु महिला से मिला तो लड़की बनेगा, और अगर पिता का Y शुक्राणु महिला के अंडे से मिला तो लड़का बनेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में मादा का होता है ZW लिंग गुणसूत्र और नर का ZZ। ठीक है, तो यानी मादा कैसी है, विषम युग्मक की। मादा में दो तरह का युग्मक बनेगा, Z और W। ठीक है, तो भैया पक्षियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है, मादा पक्षी करती है। कौन करता है, मादा पक्षी करती है। मधुमक्खियों में नर के शरीर में सिर्फ 16 गुणसूत्र होता है, जबकि मादा के शरीर में 32 गुणसूत्र होता है। मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण अगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है। ठीक है, अगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है। तीन चीजें बच्चा हमने यहां पर आपको बताया। क्या बताया, सबसे पहले अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में, ठीक है, लिंग का निर्धारण XY, ठीक है, पिता के लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। किस पर, पिता के लिंग गुणसूत्र पर, पिता के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है ना। जब एक चीज तुम लोग बताना जी, जब तुम लोगों को बुखार होता है और तनी सा बुखारवा उतर जाता है तो क्या आपको मुंह थोड़ा अजीब सा लगता है? पता नहीं, हमको अभी अजीब सा लग रहा है, हमको भूख लग रहा है, हाँ हमको खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले पढ़ा ले तुम लोगों को, फिर ना खाना खाएंगे। सुबह से हम खाना नहीं खाए, सोचोगे सुबह से बच्चा खाना नहीं खाए हैं, क्या ही दुख देखती है निधि में। छोड़ो, तुम लोगों को कौनो कदर नहीं है, कौनो कदर नहीं होगा कभी भी हमारा। आइए पक्षियों के बारे में। पक्षियों में बच्चा, पक्षियों में याद रखना, मादा का लिंग गुणसूत्र होता है ZW और पिता का होता है, नर का होता है ZZ। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो पक्षियों में लिंग का निर्धारण मनुष्यों में पिता के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पक्षियों में मादा के लिंग गुणसूत्र पर, मादा के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है ना। मनुष्य में XY प्रणाली होता है, पक्षियों में ZW होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा आ चुका मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रणाली का इस्तेमाल होता है। मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित प्रणाली चलता है। ठीक है, मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी में क्या देखने को मिलेगा, नर मधुमक्खी में केवल 16 गुणसूत्र और मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नर बिना निषेचन का उत्पन्न होता है। ठीक है, नर का निर्माण बिना निषेचन का होता है। आज सिखा दो मैम माइंड मैप बनाना। अरे जी, तुम तो माइंड मैप के चक्कर में पड़े हुए हो, बता देंगे, रुको जरा, सब्र करो। इतना जल्दी का है, पहले पूरा पढ़ा दे 16 चैप्टर तक। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को माइंड मैप सिखा देंगे। ठीक है, हमेशा कलुआ का ही बेइज्जती क्यों करती हैं? कलुआ और हमारा जन्म का रिश्ता है। ठीक है, कलुआ और हमारा जन्म का रिश्ता है, समझे? विक्रम पासवान जी, तुमको काहे बुरा लग रहा है जी? कलुआ सिर्फ हमारा है। ठीक है, उस पर केवल हमारा हक है। ठीक है, कलुआ सिर्फ मेरा है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। कलुआ को हमारे बात का बुरा नहीं लगता, तुमको काहे लग रहा है? ठीक है, आइए अभी अपने टॉपिक पर। ठीक है, अभी अपने टॉपिक पर आ जाइए। हम कहा थे मधुमक्खी पर। मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रणाली का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मधुमक्खियों में याद रखना, नर मधुमक्खी इसमें केवल 16 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 16 गुणसूत्र। ये बिना निषेचन के उत्पन्न होता है। ठीक है, नर मधुमक्खी क्या होता है, बिना निषेचन के उत्पन्न होता है, बिना निषेचन के उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर बात करें मादा मधुमक्खी की, मादा मधुमक्खी, तो मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये निषेचन से उत्पन्न होती है, 32। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है?
हाँ जी, कलुआ कौन है? कलुआ, कलुआ से मिलवाएंगे तुम लोगों को, जो दिन तुम लोग टॉप करोगे ना वो दिन मिलवाएंगे, ठीक है? कलुआ से आप लोगों को मिलवा देंगे। अभी बेचारे को हिचकी आ, उसको परेशान मत करो जी, ठीक है? उसको हिचकी आ रहा होगा। आइए अपने टॉपिक पर, ठीक है? तुम लोग को बार बार बोले, तुम लोग टॉपिक से भटका दे रहे हो, ठीक है? एबी और रक्त प्रणाली हो चुका, लिंग का निर्धारण करा चुके, ठीक है? अब आ जाओ कुछ गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है, ठीक है, पहली चीज याद रखना, आनुवांशिक विकार क्या है, ठीक है? आनुवांशिक विकार क्या है, पहले तो ये समझो। आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार का मतलब होता है शरीर में होने वाला ऐसा रोग या ऐसा परिवर्तन जो आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है? ओके, चलो यहां तक सब मैम है। हमारी बात कौन से क्लास में जी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठाकुर जी हम चेक कर लेंगे, ठीक है? चेक कर लेंगे। बुराई कर रहे होंगे तो आप लिख कर आइएगा, हमारी निधि मैम सबसे बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट निधि मैम इज बेस्ट, ठीक है? चलिए आनुवांशिक विकार की तरफ बढ़ लेते हैं। आनुवांशिक विकार क्या होता है? तो भैया आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण, आनुवांशिक विकार में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है हम उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक विकार कहते हैं, ठीक है? आनुवांशिक पदार्थ में, आनुवांशिक पदार्थ में, आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण, आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण शरीर में विकृति का उत्पन्न होना, शरीर में विकृति का उत्पन्न होना आनुवांशिक विकार कहलाता है। आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं। एक चीज बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना? आनुवांशिक विकार दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? पहला होता है गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार, और दूसरा होता है मेंडेलियन विकार। दूसरा होता है मेंडेलियन विकार, ठीक है? गुणसूत्रीय विकार का मतलब क्या होता है कि जब गुणसूत्र में, ठीक है, जब गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, जब मनुष्य के गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और जब बच्चा गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तन की वजह से कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसे मेंडेलियन विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडेलियन विकार कहते हैं। बोलो क्लियर? नहीं समझ में आया तो समझो। गुणसूत्रीय विकार का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग, गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और मेंडेलियन विकार का मतलब क्या है? गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला विकार, मेंडेलियन विकार कहलाता है, ठीक है? अगर गुणसूत्र में परिवर्तन से विकार उत्पन्न होगा तो गुणसूत्रीय विकार। और अगर गुणसूत्र को, हमारे शरीर में, हमारा शरीर लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर हमारा गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में बच्चा, गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। गुणसूत्र पर क्या मौजूद होता है? जीन। जीन जिस जगह पे पाया जाता है उसे लोकस कहते हैं। लोकस का मतलब जीन जिस स्थान पर, गुणसूत्र के जिस स्थान पर
जिस स्थान पर जीन पाया जाता है लोकस कहलाता है। लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चा जीन किसे कहते हैं? जीन क्या है? तो डीएनए का वह खंड, कोई पूछे जीन क्या है तो डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जो एक विशेष लक्षण को, जो एक विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, हम उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका कंप्लीट, है ना। तो भैया विकार दो तरह का होता है। अगर गुणसूत्र में परिवर्तन, जैसे गुणसूत्र की संख्या या गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, अगर गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण रोग उत्पन्न होगा तो उसे गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। और अगर गुणसूत्र पर मौजूद जीन में परिवर्तन की वजह से कोई रोग उत्पन्न होगा तो उसे मेंडेलियन विकार कहेंगे, उसे मेंडेलियन विकार कहेंगे। अब देखो रोग में कौन कौन सा याद रखना है। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी के अतिरिक्त गुणसूत्र, याद रखना। डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब मनुष्य के 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 से 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, जब मनुष्य में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 से 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का मुंह मंगोलियन के समान हो जाता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 21वें नंबर पर एक गुणसूत्र बढ़ गया है। 21वें नंबर पर एक गुणसूत्र बढ़ गया है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। यह महिलाओं में होता है। महिला का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है। जब डबल एक्स में से एक एक्स गायब हो जाएगा तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें महिला के शरीर में 46 से 45 गुणसूत्र हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह एक ऐसा विकार है जो पुरुषों में होता है। इसमें पुरुष के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई पर एक एक्स बढ़ जाता है। ठीक है, पुरुषों में जो उनका लिंग गुणसूत्र है वो क्या है? एक्स वाई है ना। एक्स वाई पर क्या देखने को मिलेगा? एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। अब आगे की तरफ हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक्स लिंग गुणसूत्र, हीमोफीलिया एक्स लिंग गुणसूत्र पर होने वाला एक रोग है। इसमें रुधिर का थक्का जमाने वाला प्रोटीन नहीं बनता, है ना। इसीलिए इसमें क्या होता है? अगर कहीं चोट लग जाएगा ना तो लगातार आपके शरीर में खून बहता रहेगा। दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता भी बच्चा क्या है? एक्स लिंग गुणसूत्र पर होने वाला एक रोग है। इसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग, इसमें भैया ये क्या करते हैं? अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आनुवांशिक गुणसूत्रीय विकार कंप्लीट होता है। याद रखना कौन कौन सा विकार हमने बताया है। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना। इसके बारे में याद रखना, ये समजात गुणसूत्र पर होने वाला रोग है। समजात गुणसूत्र पर, समजात गुणसूत्र पर होता है, समजात गुणसूत्र पर होता है पहला चीज। दूसरा चीज आपको याद रखना है क्या? इसमें 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर, 21वें जोड़ी पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा याद रखना, इसमें व्यक्ति में 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 46 से 47 गुणसूत्र, 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, है ना। इसमें व्यक्ति का मुंह मंगोलियन के समान हो जाता है। इसमें व्यक्ति का मुंह मंगोलियन के समान दिखाई पड़ता है। मंगोलियन के समान दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे मंगोली जड़ता कहते हैं। इसीलिए इस रोग को मंगोली जड़ता कहते हैं। है ना, ये आपको याद। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जांपल है। ट्राइसोमी का मतलब 21वें नंबर पर 3 गुणसूत्र हो रहे हैं। ठीक है, त्रिसूत्रता याद रखना। 21वें नंबर पर क्या देखने को मिल रहा है? 3 गुणसूत्र।
ठीक है, तो ये हमारा डाउन सिंड्रोम बच्चा कंप्लीट हो गया, इसको भूलना मत। बाकी हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, दो याद रखना, क्लाइनफेल्टर और आपका टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों के दोनों लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। ये दोनों के दोनों किस पर? लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होता है। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन, लिंग गुणसूत्र में विकृति के कारण होता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर पुरुषों में होता है, लिंग गुणसूत्र पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा कि व्यक्ति में 46 से 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसमें 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टर्नर का। टर्नर सिंड्रोम पहली चीज महिलाओं में होता है, किस में? महिला में होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र से एक एक्स गायब हो जाता है, लिंग गुणसूत्र से एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, क्या याद रखना? इसमें 46 से 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसमें 46 से 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये हो गया कंप्लीट। हाँ बताओ, क्लियर है? मैम आज मजा नहीं आ रहा। सूरज गुप्ता जी भैया पढ़ाने आते हैं, मजा देने नहीं आते हैं, है ना? नालायक कहीं के। पढ़ लो तनिषा, परीक्षा में मात्र 30 दिन का समय बचा है। गधा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना? अब बच्चा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। 2 तारीख को पेपर है। सुपर 30 के क्लास में कोनो आपको मजाक सजाक नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़ाएंगे हम, ठीक है? चलो, तो क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम हो चुका। ये हमारे गुणसूत्रीय विकार के एग्जाम्पल है, प्लीज भूलना मत इनको। एक चीज और याद रखना, मेंडेलियन विकार, जिसमें जीन में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होता है। मेंडेलियन विकार, इसमें क्या होता है? तो जीन में उत्परिवर्तन होता है, जीन में उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है? याद रखना इसका एग्जाम्पल। अगर बात करें लिंग गुणसूत्रीय मेंडेलियन विकार, इसका 2 एग्जाम्पल याद रखना है। एक है आपका हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता, ठीक है? हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं बनता, हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं बनता। और वर्णांधता में लाल और हरा रंग का पहचान नहीं होता, लाल और हरा रंग का पहचान नहीं होता, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलो, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है? ये आपका कंप्लीट हो चुका। बताओ, सबको समझ में आया? जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन लोग देख रहे हैं, क्या यहाँ तक बच्चा आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या यहाँ तक आपको बातें मेरी क्लियर है? जी मैम जी। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को यहाँ तक तो लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं। ला ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। बोलो, आगे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया जवाब। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। हमने आपको पूरा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से एक एक चीज समझा दिया। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज थे, जो हर एक बच्चे को पढ़ना है, वो हमने पूरा करवा दिया है। ठीक है, क्विक रिवीजन 1 घंटे में आपका हो जाएगा, फटाफट से कर लेना, ये आपको दे देंगे, इससे आपका रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है वंशागति का आणविक आधार। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, वंशागति का आणविक आधार। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, 2 बार लाइक नहीं करना है, डिसलाइक हो जाएगा, एक ही बार लाइक करना है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके लाइक का बटन दबा दे। तब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है वंशागति का आणविक आधार। आ जाओ, वंशागति के आणविक आधार में बच्चा आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये जान लो, पहले तो आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, वंशागति के आणविक आधार में आपको न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, डीएनए और आरएनए के बारे में। इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। याद रखिए, डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, दोनों भैया कहां पर, याद रखना, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आपका केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ चीजें याद रखो। डीएनए हमारा क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। डीएनए 2 धागे से मिलकर बना है, जबकि आरएनए एक कुंडलित होता है, यानी एक धागे से मिलकर बना होता है। ठीक है, आरएनए कैसा होता है, एक कुंडलित होता है, डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित। डीएनए कैसा होता है बच्चा, याद रखना, द्विकुंडलित होता है। क्लियर? ठीक है जी मैम, जी मैम। चलो आइए, डीएनए और आरएनए दोनों के धागों का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइडों से। डीएनए और आरएनए दोनों के धागों का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए दोनों के धागों का निर्माण न्यूक्लियोटाइडों से होता है। किससे, न्यूक्लियोटाइडों से होता है। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से और फॉस्फेट समूह से। और फॉस्फेट समूह से आज वो कुछ चीजें बता देते हैं, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए बच्चा याद रखना कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। ठीक है, डीएनए का धागा किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों से। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट। ठीक है, आगे डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, कौन कौन सा,